Hello, class 7. Today we are going to study chapter number 10 in your history in 18th century political formations. In this chapter, we study about different types of political circumstances and political affairs during the Mughal Empire or after that Mughal Empire, when Mughal Empire gets destroyed and different types of Britishers get overruled on the Mughal authorities. And then we also discuss about the emergence of new states like Awadh, Bengal and Hyderabad, Marathas 6, and the old Mughal provinces, what happened with that, or who was the Nijamuddin ul Malik, Asaf Jahan, Hyderabad, Bengal, Awadh, and different things, many more things. What are the different types of new changes occurs after the Mughal Empire? So let me discuss and start this discussion. So as we know that the boundaries of the Mughal Empire were reshaped by the emergence of a number of independent kingdoms by 1765. बच्चों, जैसा कि मैं सभी को पता है कि 1765 जो ईस्वी थी उसके बाद मुगल एम्पायर जो थी वो धीरे धीरे रीशेप लेने का तरीका ढूंढ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब मुगल एम्पायर डिस्ट्रॉय होने लग गया तो जो दूसरे छोटे छोटे स्टेट्स थे उन्होंने अपने इमरजेंस के बारे में सोचा, उन्होंने अपने अपराइजिंग के बारे में सोचा। और 1765 में देखते हैं कि जो जहांगीर था एक मुगल शासक, उसके समय में सबसे पहला जो लॉर्ड कॉर्नवालिस वाइसरॉय बन के आया, और रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस भी नहीं कह सकते, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइमिंग आता है वो 1765 के करीब है, तब जहांगीर का टाइम था। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने धीरे धीरे ग्रैब कर लिया था काफ़ी टेरिटरी जो था इंडिया में, ईस्टर्न एरिया का। और 18th सेंचुरी की शुरुआत ही थी कि उन्होंने अपना जब धीरे धीरे पैर पसारना शुरू किया, तो 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की बात है जब औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी। और पानीपत के युद्ध में, पानीपत का जो बैटल था 1761 में हुआ था, थर्ड बैटल, उस समय औरंगजेब जो है वो मर चुका था। और उसके बाद बड़ी उथल पुथल मचने लग गई थी मुग़ल जो थे। और मुग़लों के एम्पायर में देखा जाए तो औरंगजेब के टाइमिंग तक बहुत ज़्यादा हाइट पर सक्सेस थी वहाँ की। और जैसे ही वो ख़त्म हुआ औरंगजेब, तो उसके बाद में उसका मिलिट्री एरिया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सब डिप्लीट होने लगे, सब डिस्ट्रॉय होने लगे धीरे धीरे, क्योंकि दक्षिण से यानी कि डेक्कन में जो डिफरेंट टाइप के एम्परर इमर्ज हो रहे थे, तो उनसे काफ़ी लॉन्ग बैटल चला, फिर मराठास से भी चला। तो धीरे धीरे जो है वो मुगल्स अब डिस्ट्रॉय होने लग गए थे। और उनके सक्सेसर्स में इतनी इफ़िशेंसी नहीं थी कि वो मुगलों की एम्पररशिप को मतलब और बढ़ाते। और जो पावरफुल मनसबदार थे जो मुग़लों के एम्पायर में, उन्होंने ही खुद कई सारी स्टेट्स में जो मुग़ल एम्परर थे उनका कहीं कत्ल कर दिया, कहीं पर मर्डर हो गया, कहीं पर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की। इस वजह से डिफरेंट टाइप के जो मनसबदार थे वो खुद ही मुग़ल एम्परर्स के दुश्मन हुए। और जो सूबेदार थे वो गवर्नर कहलाते थे, उसमें उन्होंने काफ़ी एरिया जो है वहाँ का कंट्रोल कर लिया था और वहाँ से रेवेन्यू लेना शुरू किया। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में जो दीवानी है, फौजदारी है, इन सब से रेवेन्यू लेना शुरू किया था वहाँ के सूबेदारों ने। और धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिट्रियल पावर, ये सब मुग़ल एम्पायर की जो देन थी वो धीरे धीरे कंसोलिडेट ना होते हुए बल्कि वो लूज़ होने लग गई। और जैसे जैसे गवर्नर्स अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे थे, यानी कि जो राजा था, मुग़ल एम्परर थे, उनको कमज़ोर किया जा रहा था, और जो उन्हीं के गवर्नर थे, सूबेदार थे, वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे थे, अपने आप को मजबूत कर रहे थे। और धीरे धीरे उन्होंने अपने पैर पसारे ऐसे कि उन्होंने कई प्रोविंसेस पे खुद कब्जा कर लिया और मुग़ल एम्परर्स जो है उनको धीरे धीरे डाउन कर दिया। उस समय कई सारे पीजेंट्स थे, ज़मींदार थे, उन्होंने कई जगह रेबेलियन किया, कई जगह विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, और क्रांतियाँ बहुत सारी हुई, विद्रोह भी हुए। रेबेलियंस का मतलब होता है बच्चों विद्रोह होना। तो नॉर्थर्न एरिया और वेस्टर्न इंडिया जो है
इस समय बहुत सारी क्राइसिस चल रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी पीजेंट्स को लेकर के, ज़मींदारों को लेकर के, और कई टाइप के रिवोल्ट्स होते रहे, लगातार क्रांतियाँ होती रहीं, और इस प्रेशर में कि टैक्सेस जो है उनको घटाया जाए। और इसी प्रकार से जो कुछ पावरफुल शेफ्टन्स थे, कुछ बड़े पावरफुल सेनापति हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट किया, मजबूत किया। मुगल अथॉरिटी को बार बार विद्रोह का सामना करना पड़ा था, और इसी वजह से जो औरंगजेब था वो उन विद्रोह को रोकने में असफल हुआ, और धीरे धीरे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अथॉरिटी जो थी वो मुगलों के हाथ से बिल्कुल निकल गई कई सारी प्रोविंसेस की, और वो सीधे कुछ लोकल शेफ्टन्स थे, गवर्नर्स थे और दूसरे ग्रुप्स थे, उनके हाथों में आ गई। अब हम देखते हैं कि इन द मिडस्ट ऑफ दिस इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, इसी समय क्या हुआ कि एक ईरान का शासक था नादिर शाह। नादिर शाह एक बड़ा लुटेरा था, वो धीरे धीरे दिल्ली में उसने इन्वेड किया 1739 में, और हमारे यहाँ आकर के उसने बहुत लूटा, धन को बहुत ज़्यादा लूटा, और उसके आतंक से अफ़गान रूलर्स जो थे उसमें अहमद शाह अब्दाली, उसने इन्वेड किया इंडिया में नादिर शाह के बाद, और पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने कब्जे में किया, और 5 बार लगातार 1748 से यानी 1748 से 1761 तक उसने 5 बार लगातार यहाँ आक्रमण किया और यहाँ को लूटता रहा। नादिर शाह उस समय यहाँ का कोहिनूर हीरा भी ले गया था। और उसके बाद आता है कि कई सारे प्रेशर्स थे हर साइड से, तो इस समय जो यहाँ के नोबल ग्रुप्स थे डिफरेंट टाइप के, वो सब कमज़ोर होते जा रहे थे। इंडिया के अंदर जो 2 मेजर ग्रुप्स थे उस समय, ईरानीज़ और तुरानीज़, ये लोग आए, इन्होंने इन्वेड किया इंडिया में, मुग़ल एम्परर्स को हरा दिया, मुग़ल एम्परर्स को अपने हाथों की पपेट बना दिया, कठपुतली बना दिया। तो मुग़ल एम्परर्स जो थे वो ईरानियों और तुरानियों के हाथों की एक पपेट बन के रह गए। और उससे ज़्यादा ख़राब ये हुआ कि इन्होंने मुग़लों के साथ बहुत अन्याय भी किया, उन्हें ह्यूमिलेट किया, उन्हें परेशान किया। एक फ़र्रुखशियर नाम का और एक आलमगीर II नाम के 2 मुग़ल एम्परर थे, लास्ट में उनको इन्होंने उनका मर्डर किया, उनकी हत्या कर दी, निर्मम रूप से असैसिनेट कर दिया। और 2 अदर थे, अहमद शाह और शाह आलम II। इन लोगों को यहाँ तक कि आँखों से अंधा कर दिया गया। तो इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन किया गया है। अब इसके साथ था कि न्यू स्टेट्स कुछ इमर्ज हुई हैं मुग़ल एम्परर्स के बाद। इसमें कुछ गवर्नर्स थे, लार्ड प्रोविंसेस, सूबेदार और ग्रेट जमींदार थे, उन्होंने अपने आपकी शक्ति को जैसे बढ़ाया। और 18वीं सेंचुरी तक आते आते मुग़ल जैसे कि अवध में, बंगाल और हैदराबाद तक लगभग समाप्ति हो रहे थे धीरे धीरे, और उनकी पावरफुल एम्पररशिप जो थी वो धीरे धीरे वतन जागीर्स के हाथों में आ गई, सिखों और मराठों के हाथ में आ गई, और सिखों और मराठों का काफ़ी दिनों तक इनके साथ बैटल भी चला। ओल्ड मुग़ल प्रोविंसेस जी थी जितनी, जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल, यहाँ पर जो लार्ज प्रोविंसेस के गवर्नर थे सादत खान अवध के थे, मुर्शिद कली खान बंगाल के, आसफ जाह हैदराबाद के। ये मुग़ल नोबेलिटी काफ़ी हाई थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर हाई मनसबदारी जो पोजीशंस थी इन तीनों ने पहले ऑक्यूपाई की। सादत खान अवध के बने नवाब, मुर्शिद कली खान बंगाल के मनसबदार थे, नवाब तो नहीं थे, मनसबदार थे, और आसफ जाह होते हैदराबाद के थे। और इनको बड़ा विश्वास था कि आगे जा कर के अपनी मनसबदारी पोजीशन से एम्पररशिप तक जा सकते हैं। और इन्होंने जो है मुर्शिद अली कली खान और आसफ जाह, इन्होंने जाट रैंक ऑफ 7000, मतलब उन्होंने जाटों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया 7000, और जबकि सादत खान ने जाट बनाए 6000। हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क आसफ जाह, उनकी उपाधि थी आसफ जाह की निज़ामुल मुल्क, ये हैदराबाद स्टेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इन्होंने अपनी बहुत पावरफुल मेंबरशिप कोर्ट में बनाई, यानी कि मुग़ल एम्परर फ़र्रुखशियर ने भी अपना दरबार बहुत दिनों तक कायम रखा। फिर अवध की गवर्नरशिप इन्हें मिली, और वो उन्होंने अपना जो चार्ज था वो दक्कन तक फैलाया। 1720 से 1722 में क्या होता है कि आसफ जाह, इन्होंने बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में ले रखी थी, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने हाथों में ले रखा था। उसके बाद एकदम से पलटवार होता है कि जो दक्षिण से इनके ऊपर आक्रमण होता है, और दक्कन से इनका कंपटीशन होता है, तो वहाँ से जो कोर्ट नोबिलिटी है वो बड़ी अफेक्टेड होती है, और ये अपनी सारी की सारी जो पावर है अपने हैंड में रखते हैं और वहाँ के एक्चुअल रूलर बन जाते हैं। आसफ जाह ने कई सारे स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेशंस को नॉर्दर्न इंडिया में उतारा, और इन नॉर्दर्न इंडिया के बाद इनको जो है इन्होंने पूरा मौका दिया साउथ इंडिया में फैलने का। और उन्होंने मनसबदार्स और जागीर्स वगैरह को भी ग्रांट किया। कई सारे सर्वेंट्स थे मुग़ल एम्परर्स के, जो कि अपना इंडिपेंडेंटली कई जगह जैसे दिल्ली के अलग डायरेक्शंस में
इन्वेट करते थे और दूसरे स्टेट्स में जा कर के अपना एक कह सकते हैं कि एक एम्पायर चलाते थे छोटा मोटा। तो जितने भी डिसीजन थे, लेकिन इनके सारे डिसीजन जो है वो निजामुल मुल्क आसफ जहाँ लेते थे। अब हैदराबाद के बाद क्या होता है, हैदराबाद का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल मराठा उसके साथ चला जो कि वेस्ट रीजन में थे। और लेकिन तेलुगु वॉरियर्स जो थे वो चीफ्स थे जिनको नायक बोलते थे, वो दक्कन प्लेटियो में दक्षिण में से नासिक वगैरह जहाँ पड़ता है वहाँ पर इंडिपेंडेंट थे। वो स्वतंत्र थे तेलुगु वॉरियर्स। और निजामुल मुल्क आसफ जाह का केवल एक ही एम्बिशन था, बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी राजा था वो। उसने कहा था कि ताकि वो हमेशा इन्वेट करता था अहमदाबाद के रीजन में, दक्कन प्लेटियो रीजन में, उसका केवल एक उद्देश्य था कि एम था कि वो किसी न किसी तरह अहमदाबाद की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं और टेक्सटाइल एरिया है, कोरोमंडल कोस्ट है, उस पर अपना कब्जा जमा सके और ब्रिटिशर्स को वहाँ से चेकआउट कर सके। इसीलिए उसने वहाँ अपनी पावर को बढ़ाया भी। अब आता है अवध। अवध में थे बुरहानुल मुल्क सादत खान, उनकी उपाधि थी बुरहानुल मुल्क, और इनको सूबेदार अपॉइंट किया गया 1722 में अवध का। और इन्होंने काफ़ी हद तक मुग़ल एम्परर को वहाँ पर बनाए रखा। लेकिन अवध जो है वो उसको बड़ा प्रॉस्परस रीजन था, जिसमें गंगा नदी का जो मैदान था वो बहुत ही एल्यूवियल रिच सॉइल से लैस था। और नॉर्थ इंडिया और बंगाल रीजन के बीच में हमेशा गंगा नदी के पानी को लेकर के, वहाँ के फर्टाइल एरिया को लेकर हमेशा जो है झगड़ा झंझट होता रहता था। अब बुरहानुल मुल्क जो थे, इन्होंने सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी, इन सबको अभी कमांड ऑफिसर्स बनाए हैं। और बुरहानुल मुल्क ने ये भी ट्राई किया कि मुग़ल इन्फ्लुएंस धीरे धीरे जब कम होने लग गया अवध रीजन से, तो उनके यहाँ से भी कई सारे जागीरदारों ने मुग़लों के द्वारा जागीरदारों को निकाल दिया गया, जागीरी को छोटा कर दिया गया। और नवाब के कोर्ट में भी रेवेन्यू को लेने के लिए मतलब आपस में लोग चीटिंग करने लग गए। फिर यहाँ से राजपूतों का उदय होता है जमींदारों के रूप में, और राजपूतों ने एक बहुत बड़े फर्टाइल लैंड पे अपना कब्जा किया, और रुहेलखंड का एरिया जो था वहाँ पर अफगानियों का कब्जा हुआ। अब इस समय एक रेवेन्यू फार्मर्स थे जिनका नाम था इजारदार। ये एग्री हुए थे ताकि वो कुछ सम ऑफ मनी फिक्स्ड रूप में इन लोगों को देते थे। कुछ लोकल बैंकर्स थे जिन्होंने गारंटी लिया था पेमेंट का, कि कई सारे स्टेट्स में ये रेवेन्यू फार्मर्स वगैरह को मतलब इसका ये मतलब है कि जो स्टेट है वो पूरा कुछ लोकल बैंकर्स और महाजन्स पर डिपेंड था लोन के लिए। और जितने लोग भी हाई टैक्सेस वगैरह लेते थे, तो मतलब ये समझ लीजिए कि लोकल ये जो बैंकर्स थे, महाजन्स थे, ये टैक्सेस को कलेक्ट करते थे। और वहाँ के जो रेवेन्यू फार्मर्स थे, इजारदार्स कहलाते थे, ये उसके बदले में एक फिक्स सम ऑफ मनी इन लोकल जमींदार्स को, महाजनों को देते थे। लोकल बैंकर्स इसके बदले में गारंटी देते थे कि आपको जो भी आपका काम है स्टेट का, वो उसका पेमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करेंगे। इसके बदले में जो रेवेन्यू फार्मर्स होते थे वो अपना पूरा त्याग करके उनके लिए काम करते थे, और टैक्सेस के कलेक्शन में भी इनकी हेल्प करते थे। इस डेवलपमेंट से जो न्यू सोशल ग्रुप, एक जमींदारों का उदय हुआ, बैंकर्स का उदय हुआ, जिससे कि बैंक व्यवस्था चली। इससे क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट था स्टेट रेवेन्यूज़ का वो और सुधरा। और बंगाल की अब बात करते हैं। बंगाल में थे मुर्शीद कली खान, इनका मुग़ल एम्परर थे, जो कि काफ़ी मुग़ल सूबेदार थे, जो का बड़ा कंट्रोल था इनका बंगाल पे। और ये भी एक फॉर्मल सूबेदार थे जिन्होंने उस प्रोविंसेस को बहुत कंट्रोल किया है। हैदराबाद और अवध को भी ये कमांड करते रहे। मुग़लों की जागीरदारी उड़ीसा तक थी, और उसके बाद में ये बंगाल से भी रेवेन्यू लेते थे। और कई सारे ज़मींदारों को भी इन्होंने ग्रेट स्ट्रिक्टनेस से रखा, बैंकर्स वगैरह से लोन लिए, ज़मींदारों को मनी लेंडर्स से भी लोन लिए, और उनको बड़ा ही एक कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड व्यापार व्यवस्थित करा के इन्होंने दिया। अब आता है जो क्लोज कनेक्शन था स्टेट और बैंकर्स के बीच में, वो नोटिसेबल है इस समय, क्योंकि हैदराबाद और अवध ये दोनों ही एरिया बंगाल के रूलर्स थे अलवर्दी खान 1740 से 1756 के बीच में थे। तो इनके अंतर्गत जो है वो हैदराबाद और अवध के बहुत सारे सूबेदार्स और बैंकर्स जो थे इनसे लोन लेने आते थे। ड्यूरिंग हिज रेन द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकेम एक्सट्रीमली प्रॉस्परस। इस समय जो बैंकिंग हाउस की बात करते तो जगत सेठ नाम का जो एक बहुत बड़ा बैंकिंग हाउस था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 3 कॉमन फीचर्स हमें इन स्टेट्स में मिलते हैं। पहला ये कि जो लार्जर स्टेट्स थे वो इस्टेब्लिश थे पहले ही,
मुगल नोबल्स ने यहाँ पर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये लोग संदेह भी करते थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर, जो कि एक के बाद वंशानुगत रूप से चलता था, जैसे पर्टिकुलर जागीरदारी सिस्टम। दूसरा, ये जो मेथड था उसमें टैक्स कलेक्शन जो है डिफरेंट था। कहीं पर लोग विश्वासघात भी करते थे, कहीं पर जो था वो टैक्सेस को ठीक से दिया नहीं जाता था। रेवेन्यू फार्मर्स को परेशान किया जाता रेवेन्यू के लिए। और जो इजरदारी की प्रैक्टिस थी उसमें भी कई मुगल्स ने उसको डिसअप्रूव कर दिया था कई जगह 18वीं सेंचुरी तक। और थर्ड कॉमन फीचर ये है कि रीजनल स्टेट, जो भी लोकल स्टेट्स थे वहाँ के, उसमें एक रिलेशनशिप बन गया था जो धनी बैंकर्स थे और मर्चेंट्स थे उनके बीच में। तो लोग उनसे उधार ले जाया करते थे, जो रेवेन्यू फार्मर्स थे उनसे भी लोग उधार लेते थे। और उसके बाद में जो रेवेन्यू फार्मर थे वो उसके बदले में उनकी ज़मीन ले लिया करते थे एक सिक्योरिटी रूप में, और उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे, जिससे कि वो एजेंट्स तो महान मतलब धनी हो जाया करते थे, लेकिन पीजेंट जो था वो बहुत ही कमज़ोर हो रहा था और व्यापारी जो था वो लगातार जो है रिच हो रहा था। अब वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत की बात करें तो कई सारे इसमें राजपूत जो होते थे वो उन्होंने, जैसे अम्बेर है, जोधपुर है, यहाँ पर मुग़लों ने अपना बहुत शासन करने की कोशिश की। मुग़लों ने यहाँ पर जो है उनको परमिट किया कि वतन जागीर्स को संभाले राजपूत लोग, और उसके बदले में उन्होंने उनको पैसे भी दिए। अब अजीत सिंह नाम के एक रूलर थे जोधपुर के, जिन्होंने मुग़ल कोर्ट से फैक्शनल एक करारनामा किया है। यहाँ पर राजपूत फैमिली जो थी वो भी बड़ी इन्फ्लुएंस थी। जो गुजरात और मालवा के जितने भी रिच प्रोविंसेस थे वहाँ के जो सूबादारी थी वहाँ की इनसे बहुत इन्फ्लुएंस थी। राजा अजीत सिंह जोधपुर के, इन्होंने गुजरात की गवर्नरशिप ली। सवाई राजा जय सिंह अम्बेर के जो गवर्नर थे और मालवा रीजन के गवर्नर थे। तो ये सब ऑफिसर्स बनाते थे जो कि एम्परर जहंदर शाह के उससे ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने भी कई सारी टेरिटरीज़ को सीज करने की कोशिश की। नागौर नाम का एक ज़िला है जहाँ पर जोधपुर का हाउस बनाया गया। अंबर को सीज किया गया है। बूंदी का एरिया सवाई राजा जय सिंह ने उसको एक तरीके से पूरा सीज किया, और उसके बाद में जयपुर को अपनी न्यू कैपिटल बनाया। तो सवाई राजा जय सिंह जो थे, इन्होंने जयपुर को अपनी न्यू कैपिटल बनाया 1722 में। उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने अपना पूरा ये जो न्यू कैपिटल था जयपुर, इसको एक आगरा के सूबेदारी थे तो उनको दे दिया था। मराठों ने कैंपेनिंग की थी राजस्थान में 1740 ईस्वी में, और कई सारे युद्धों को जीतने के बाद में उन्होंने राजस्थान में भी कब्जा कर लिया। तो बच्चों अभी फ़िलहाल इतना ही इस चैप्टर में, इतने पार्ट 1 में, और अब बाकी अगला वीडियो में फिर बनाऊंगी पार्ट 2 में, तब आपको और आगे बताऊंगी। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, शेयर माय वीडियोस टू।